आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि आपराधिक मानव वध और हत्या में क्या अंतर होता है। ये टॉपिक हमेशा से एक प्रॉब्लम बना रहा है, लेकिन आईपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है और ये टॉपिक जिस चैप्टर में है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, ये चैप्टर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में पूरा ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक को आज आपको समझा सकूं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर। आईपीसी धारा 299 आपराधिक मानव वध की परिभाषा बताती है और इसके लिए दंड धारा 304 में बताया गया है। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 300 हत्या की परिभाषा बताती है और इसके लिए दंड बताया गया है धारा 302 में। आईपीसी में जितने भी सेक्शन दिए गए हैं उनमें से कुछ सेक्शन क्या है, अपराध की परिभाषा बताते हैं कि कौन सा कार्य अपराध है, लेकिन उस अपराध के लिए दंड क्या है दूसरी धारा में बताया जाता है। इसी प्रकार धारा 299 में क्या है, आपराधिक मानव वध की परिभाषा बताई गई है और दंड बताया गया है धारा 304 में। और ऐसे ही हत्या की परिभाषा बताई गई है धारा 300 में और दंड बताया गया है 302 में। देखिए, आपराधिक मानव वध हो या फिर हत्या हो, व्यक्ति की मृत्यु तो होती ही है। यदि व्यक्ति मरेगा ही नहीं तो फिर आपराधिक मानव वध या हत्या कैसे हो जाएंगे? पहली बात तो यह है। तो दोनों ही स्थिति में क्या है, व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो एक लाइन में समझाने का प्रयास करूं कि आपराधिक मानव वध और हत्या में क्या अंतर होता है, तो वो अंतर यह है कि गलती से मर गया तो आपराधिक मानव वध और जानबूझकर मारा गया है तो हत्या होगी। आइए जरा इसे अच्छे से क्लियर करते हैं। अब दोनों धाराओं को एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने रखा गया है। एक है आपराधिक मानव वध का और दूसरा है हत्या का। दोनों धाराओं में सिर्फ एक शब्द महत्वपूर्ण है। वो शब्द ही क्या है, दोनों धाराओं में अंतर स्पष्ट करता है कि आपराधिक मानव वध है या हत्या, और वो शब्द है संभावना। दोनों धाराओं को आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा, संभव, अर्थात संभावना। संभावना एकमात्र ऐसा शब्द है जो दोनों में अंतर स्पष्ट कर देता है, क्योंकि दोनों धाराएं क्या है, एक शब्द पर ही टिकी हुई हैं, वो है संभावना। धारा 299 में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा मृत्यु होना संभव हो। इस धारा 299 को मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया है जिससे समझने में आसानी हो सके। अभी आपको सिर्फ एक ही शब्द पर ध्यान देना है, वो है संभावना। तो मृत्यु होना संभव हो या मृत्यु हो जाने की संभावना हो। और धारा 300 में प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। और फोर्थ में देखेंगे तो पूरी यदि संभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा। तो आपराधिक मानव वध में क्या है, संभावना होती है कि मर भी सकता है या बच भी सकता है, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या है, वो मर जाता है। लेकिन हत्या में क्या होता है कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में अर्थात वहां पे बचने की कोई संभावना ही नहीं है, ऐसा वार किया गया है या ऐसी चोट पहुंचाई गई है, प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु होना तय है, बचने की कोई संभावना नहीं है। और फोर्थ में क्या है, पूरी यदि संभाव्यता है, मतलब पूरी ही संभावना है वहां पर कि मरेगा ही मरेगा। अब सवाल आता है कि सर आशय और ज्ञान कहां चले गए इसमें? तो ये संभावना ही सब डिसाइड करती है, आशय और ज्ञान। भाई किसी ने हत्या की है या आपराधिक मानव वध किया है, तो यह बात सिर्फ उस व्यक्ति को पता है कि उसका आशय क्या था या उसे ज्ञान था या नहीं था। लेकिन ये संभावना शब्द क्या है, सब व्यक्त कर देता है, क्योंकि सबसे पहले कोर्ट यही देखती है कि व्यक्ति की बचने की संभावना थी या नहीं थी, चोट कितनी गंभीर थी या मृत्यु किस प्रकार कारित की गई थी। क्योंकि अपराध क्या है, स्वयं बयां करता है कि हत्या है या आपराधिक मानव वध है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के सर पर लाठी मारी गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो कोर्ट पहले यही देखेगी कि व्यक्ति के बचने की संभावना थी या नहीं थी। वहां पर क्या चोट इतनी गंभीर थी, प्राण घातक थी, जैसे कि सर पर लाठी मारी गई, सर पर कोई ऐसा फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग हो गई सर में, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो व्यक्ति के सर पर जो चोट की गई, वार किया गया लाठी से, तो सामान्य रूप से वो चोट इतनी गंभीर नहीं थी कि व्यक्ति मर जाता, लेकिन फिर भी क्या है, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि सर में ब्लीडिंग हो गई थी। तो वहां पर क्या है, संभावना थी बचने की। तो इस संभावना ने ही क्या है, व्यक्ति का आशय स्पष्ट कर दिया कि एक ही हमला किया था, सर में कोई ऐसी इंजरी भी नहीं आई कि व्यक्ति वहां पे मर जाता। और यही संभावना बताती है कि उसे ज्ञान था या नहीं था। अब ये तो हो गई संभावना एक बार मारने की। अब पूरी संभावना कब होगी यहां पर कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, या पूरी संभावना?
मान लीजिए लाठी 3-4 बार मारी गई, उसका सर छत बिछत हो गया, तो संभावना मरने की क्या है, पूरी हो गई। प्रकृति के मामूली अनुक्रम में तो उसका बचना असंभव हो गया, पूरी संभावना हो गई उसके मरने की। भाई इतनी बार वार करोगे आप व्यक्ति के सर पर, सर बॉडी का बहुत ही नाजुक पार्ट होता है, उस पर आप इतने वार कर रहे हो तो व्यक्ति कहाँ से बच जाएगा। पूरी संभावना हो गई यहाँ पर व्यक्ति के मरने की। और इस पूरी संभावना ने ही क्या है, व्यक्ति का आशय स्पष्ट कर दिया कि इसका आशय यहाँ पर मारने का ही था, क्योंकि इसने इतनी बार हमला किया उसके सर पर। तो ये संभावना ही क्या व्यक्त कर देती है कि उसका आशय क्या था। तो संभावना में क्या है, मारने का इरादा नहीं था लेकिन फिर भी मर गया। लेकिन हत्या में क्या है, मारने का ही इरादा था। तो इसीलिए जब इरादा नहीं होता तो इस आपराधिक मानव वध को ही क्या है, गैर इरादतन हत्या कहा जाता है, या फिर इसे सदोष मानव वध भी कह सकते हैं। आप कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि धारा 299 में भी पहले 2 पॉइंट क्या है, सेम दिए गए हैं, जो कि धारा 300 में दिए गए हैं। ये समान इसलिए दिए गए हैं दोनों में क्योंकि आपराधिक मानव वध ही क्या है, हत्या कहलाती है। अर्थात हत्या जो है आपराधिक मानव वध का एक रूप है, लेकिन हत्या क्या है, गंभीर प्रकृति है उस अपराध की, जबकि आपराधिक मानव वध क्या है, निम्न प्रकृति है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है सेक्शन के स्टार्टिंग में कि अपवादों को छोड़कर जो 5 अपवाद दिए गए हैं धारा 300 में, उन पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले यहाँ पे फोकस करते हैं कि अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसे हत्या ही माना जाएगा जब तक कि अपवादों में से कोई एक बात ना आ जाए। सरल भाषा में समझे तो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, अब यदि डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है या फिर कोई लिंक मिल रही है तो पुलिस वहां पर धारा 302 का ही अपराध दर्ज करेगी। 304 के तहत अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा। 304 का अपराध तभी दर्ज किया जाता है जब किसी व्यक्ति के कारण क्या है, इनडायरेक्टली किसी की मृत्यु हो जाए। उदाहरण के लिए एक केस है हमारे सामने जो कि धारा 304 के तहत दर्ज किया गया था और चालान पेश किया गया था। उसमें केस का नाम है स्टेट वर्सेस काशीराम। अब इस केस में हुआ क्या था कि काशीराम जो था अभियुक्त, इसका क्या है, एक खेत था। अब खेत की देखभाल करने के लिए इसने एक बटियारा, जिसे बटियादार कहा जाता है, ये क्या करता है, खेत की देखभाल करता है, खेत पर ही रुकता है, फसलों को पानी देता है, वहीं पे सोता है। अब हुआ क्या कि काशीराम एक दिन अपने खेत पर आया तो नलकूप की जो मोटर रहती है उसका कनेक्शन करने के लिए बिजली का एक तार डालता है मेन बोर्ड पर। अब रात में क्या है, वो तार गलती से निकल के जमीन में गिर जाता है। अब सुबह जो बटियादार रहता है उस खेत पर, वो मोटर चालू करने के लिए बोर्ड के पास आता है, लेकिन जैसे ही वो बटियादार क्या है वायर के संपर्क में आता है, करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। तो काशीराम के ऊपर धारा 304 के तहत पुलिस केस दर्ज करती है। इस प्रकार के एक्सीडेंटल केस में ही क्या है, पुलिस धारा 304 के तहत अपराध दर्ज करती है। लेकिन यदि हल्का सा भी डाउट होता है पुलिस को कि ये हत्या का मामला है, तो फिर पुलिस वहां पर धारा 302 के तहत ही एफआईआर दर्ज करती है। तो ये क्या है, एक दुर्घटनावश मृत्यु हुई है, तो आपको 304 के तहत एफआईआर बहुत ही कम देखने को मिलेगी। हाँ, 304A के तहत देखने को मिल जाएंगी, जब कार से आप किसी को उड़ा दें और उसकी मृत्यु हो जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि दुर्घटनावश मृत्यु नहीं हुई है तो पुलिस वहां पर धारा 302 के तहत ही अपराध दर्ज करेगी। ट्रायल के दौरान सभी तथ्यों को देखते हुए या तो ट्रायल कोर्ट या फिर उसमें अपील कर दी गई हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेंगे कि आरोपी को आपराधिक मानववध के लिए दंडित करना है या हत्या के लिए। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि हर आपराधिक मानववध हत्या है, क्योंकि हत्या क्या है, जानबूझकर किसी की मृत्यु कारित कर देना। तो कुल मिलाकर एक शब्द पर ही दोनों धाराएं टिकी हुई हैं, वो है संभावना। बचने की संभावना थी, फिर भी मृत्यु कारित हो गई, लेकिन स्पष्ट उससे यह हो रहा है कि मारने का इरादा नहीं था वहां पर, फिर भी मर गया। पूरा इरादा था जिससे मामूली अनुक्रम में क्या है, मृत्यु हो जाती, या फिर पूरी अधिक संभावना, मतलब पूरी संभावना, अत्यधिक संभावना है कि वहां पर मृत्यु कारित कर ही देगा। तो वही बात लग गई, गलती से मर गया तो आपराधिक मानववध, जानबूझकर मारा तो हत्या। धारा 299 का और धारा 300 का 1 यह प्रकट करते हैं कि जहां मृत्यु करने का आशय है वहां अपराध हत्या है। दोनों के बीच का अंतर मृत्यु की जाने की संभावना पर निर्भर करता है। यदि मृत्यु होना संभव है तो वह आपराधिक मानववध होगा, परंतु यदि संभावना बहुत अधिक है तो वह अपराध हत्या की कोटि में आएगा। जैसे कि धारा 299 के दृष्टांत ख वह धारा 300 के दृष्टांत 2 में स्पष्ट किया गया है। धारा 300 की उपधारा 2 एक विशेष परिस्थिति है जिसके बारे में अभियुक्त जानता है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति की किसी शारीरिक कमजोरी
अथवा रोग के कारण सामान्य क्षति की अपेक्षा कम क्षति पहुंचाए जाने पर भी मृत्यु हो जाएगी। धारा 299 का खंड ख व धारा 300 की उपधारा 3 के बीच का अंतर बहुत ही सूक्ष्म है, परंतु फिर भी उसे वास्तविक कहा जा सकता है। उस समय आपराधिक मानववध है जब शारीरिक क्षति ऐसी हो जिससे मृत्यु होना संभव हो, और वही आपराधिक मानववध हत्या बन जाता है यदि पहुंचाई गई क्षति इस प्रकार की है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। वस्तुतः इन दोनों के बीच का अंतर प्रयोग में लाए गए हथियार व चोट पहुंचाए गए स्थान पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है। धारा 299 का खंड ग और धारा 300 का उपखंड 4 ऐसे मामले में लागू होता है जिनमें ना तो मृत्यु कारित करने का अभियुक्त का आशय महत्वपूर्ण होता है और ना ही शारीरिक क्षति। यदि अभियुक्त यह जानता है कि उसके कार्य से मृत्यु होने की संभावना है 299 के तहत, तो वह आपराधिक मानव वध होगा। और यदि उसका कार्य इतना खतरनाक है कि उससे मृत्यु होने की पूरी संभावना है और इस संभावना का ज्ञान अभियुक्त को है, तो उसका कार्य हत्या की कोटि में आएगा। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि आपराधिक मानववध एवं हत्या का अंतर संभावनाओं पर निर्भर करता है। यदि संभावना अधिक है तो हत्या होगा, और यदि संभावनाएं कम है तो आपराधिक मानववध या सदोष मानववध या गैर इरादतन हत्या। कोई अपराध मानववध है या हत्या मानव जीवन के लिए उत्पन्न संकट पर निर्भर करता है। यदि मृत्यु होने की संभावना है तो मानववध है, यदि अधिक संभावना है तो हत्या होगी। तो मृत्यु कारित हुई है किसी व्यक्ति की किसी कार्य से, तो वहां पर पुलिस क्या हत्या का अपराधी दर्ज करेगी। धारा 300 हर आपराधिक मानववध को हत्या माना जाएगा, अर्थात यदि किसी व्यक्ति के कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसे हत्या ही माना जाएगा। लेकिन इन परिस्थितियों में से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है तो वह हत्या नहीं कहलाएगी, बल्कि आपराधिक मानववध कहलाएगा। ऊपर हमने संभावना के बारे में डिस्कस किया और संभावना से यह निष्कर्ष निकाला कि गलती से मर जाए तो आपराधिक मानववध और जानबूझकर मार दिया जाए तो हत्या। लेकिन इसके अलावा ये अपवाद भी बताए गए हैं धारा 300 में कि कब कोई कार्य आपराधिक मानववध होगा, ना कि हत्या। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और मृत्यु कारित करने के दौरान ये बातें सामने आती हैं तो वहां पर फिर हत्या नहीं माना जाएगा, उसे आपराधिक मानववध माना जाएगा। यदि ये बातें नहीं आती तो हर आपराधिक मानववध को क्या हत्या माना जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो धारा 300 की श्रेणी में आएगा, हत्या की श्रेणी में, और अपराध दर्ज होगा धारा 302 के तहत। यदि ये बातें नहीं हैं तो, और ये बातें हैं तो आपराधिक मानववध हो जाएगा वहां पर। अब वो स्थितियां क्या हैं जब आपराधिक मानववध होगा कि अचानक गुस्से से आत्मसंयम खो देना और किसी की मृत्यु कारित कर देना। अब कोई गाली दे रहा है, अब वो देने ही लगा है, रुक ही नहीं रहा, एक बार दे दी, दो बार दे दी, तो क्या इतना गुस्सा आ गया एकदम से कि आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल खो दिया वहां पर और उठा के दिया सामने वाले को, वो क्या है, मर गया। तो ये क्या हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, ये गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आएगा। क्योंकि घटना क्या है, एकदम से घटी, अचानक गुस्सा बढ़ा, गाली सुनकर सेल्फ कंट्रोल खो दिया और सामने वाले को मार दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह आती है कि कोर्ट में इसे आप प्रूफ कैसे करेंगे। आपके हाथों से किसी की मृत्यु कारित हुई है, भले ही एक बार लाठी मारी गई हो सर पर, कोई फ्रैक्चर भी ना आया हो, पुलिस वहां पर धारा 302 के तहत ही केस दर्ज करेगी आपके ऊपर, यह बात ध्यान रखिएगा। तो फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि 302 के अपराध के तहत सजा देनी है, 304 के तहत देनी है। भाई मान लीजिए आपके हाथों से किसी की मृत्यु कारित हो गई और मैं आपका एडवोकेट हूं, तो मैं ये प्रूफ थोड़ी करूंगा कि सर 302 का केस नहीं बन रहा है, 304 का बन रहा है। मुझे आपको नॉट गिल्टी प्रूफ करना है वहां पर कि आपने तो हत्या की ही नहीं है, ना ही आपने आपराधिक मानववध किया है, आप बिल्कुल इनोसेंट हो। क्योंकि सजा तो आपको होनी है, हत्या हुई तो आजीवन कारावास, या आपराधिक मानववध भी हुआ है तो 10 साल से आजीवन कारावास। तो मैं ऐसा काम क्यों करूंगा जिससे आपको सजा हो। मैं तो ये भी प्रूफ नहीं करूंगा वहां पर कि अचानक गुस्सा आया आपको, और ना ही मैं ये सेकेंड पॉइंट प्रूफ करूंगा कि आत्मरक्षा करने में कानून द्वारा दी गई शक्ति की सीमा को लांघ देना। मतलब कि रात के समय आपके घर में कोई घुस गया लूट करने के इरादे से, अब वो क्या है, लूट करने आया था, चाकू दिखा रहा था आपको, अब आपने निकाल ली पिस्टल अपनी, आपके पास एक पिस्टल थी और तान दी उसके ऊपर। अब वो कहने लगा कि ठीक है, अच्छा ये चाकू रख दिया, मैं जा रहा हूं, मुझे माफ कर दो, पुलिस को बुला लो। या फिर आपने फिर भी उसकी बात नहीं सुनी और आपने 3 शॉट मार दिए उसके ऊपर, या 1 शॉट मार दिया, मर गया बेचारा वहीं के वहीं। तो आपने क्या किया,
आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस में आपको जो शक्ति दी गई थी, आपने क्या उसकी सीमा लांघ दी और उसकी मृत्यु कारित कर दी। भाई आप उसको पिस्टल दिखा देते, वैसे ही वो सरेंडर हो गया था, लेकिन फिर भी आपने उसको गोली मार दी। तो यही तो बात आती है कि आप प्रूफ कैसे करेंगे इनको, क्योंकि ये तो तय है कि यदि दो लोगों का संपर्क दिख रहा है वहां पर, और चोट की प्रकृति और हथियार कि कौन सा हथियार यूज किया गया है, कितना फोर्स लगाया गया है, इन चीजों में से पुलिस को एक भी दिख जाती है तो हत्या का केस ही दर्ज करती है। अब आपको प्रूफ करना है कि हम तो भैया निर्दोष हैं, हम वहां थे नहीं, ना हमने मारा है। और अभियोजन पक्ष अर्थात प्रोसिक्यूशन वो यही सिद्ध करने में लगा रहेगा कि 302 का अपराध है और 302 के अपराध के तहत इस व्यक्ति को दंडित किया जाए। तो ये बातें क्या यहाँ पर देखने में अच्छी लगती हैं प्रैक्टिकली, लेकिन 302 का अपराध ही दर्ज होता है एक्सीडेंटल डेथ ना हो तो। एक्सीडेंटल डेथ का केस हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेट वर्सेस काशीराम। तो ऐसी परिस्थिति बनती है तभी 304 का केस दर्ज किया जाता है। धारा 299 और 300 में सारे फैक्ट, एविडेंस, गवाह, घटना की प्रकृति, हमला कैसा था, हथियार कैसा था, सबको देखने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि व्यक्ति ने 299 के तहत अपराध किया है या धारा 300 के तहत अपराध किया है। थर्ड है लोक सेवक द्वारा अपनी सीमाएं लांघकर किसी की मृत्यु कारित कर देना। अब जैसे कि एक चोर है, पुलिस से छूट के भागने लगा। अब पुलिस चाहती तो उसको पकड़ भी सकती थी। पुलिस क्या करती है, अपनी गन निकालती है और पीछे से 2 राउंड फायर कर देती है उसके ऊपर। अरे कौन पकड़े, अपने आप लेट जाएगा वहीं के वहीं, अब वो मर जाता है। तो इस प्रकार क्या है, लोक सेवक द्वारा अपनी सीमाएं लांघकर किसी की मृत्यु कर देना। अचानक झगड़ा होने पर गुस्से में बगैर सोचे समझे किसी की मृत्यु कारित करना। मतलब 2 लोग खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं, किसी बात को लेकर के अचानक झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, और बगैर सोचे समझे एक क्या है दूसरे की मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या है, आपराधिक मानव वध ही होगा वहां पर। फिफ्थ है व्यक्ति अपनी इच्छा से मरने का जोखिम उठाए। मतलब 2 बालिग लोग हैं, 18 वर्ष से ऊपर के हैं, आपस में गेम खेलते हैं। आपने वो स्लैपिंग वाला गेम देखा होगा, देखते हैं कौन कितने थप्पड़ झेल सकता है। दोनों क्या है उसमें अपनी इच्छा दे रहे हैं। अब थप्पड़ मारते मारते एक क्या मर जाता है। तो इसमें क्या है, इच्छा से मरने का जोखिम उठाया गया है। अब कोर्ट इन चीजों को देखेगी, आप नहीं देखेंगे। कोर्ट सिर्फ इतना देखती है कि संभावना थी कि नहीं थी, क्योंकि संभावना ही क्या है, आशय और ज्ञान स्पष्ट करती हैं कि मृत्यु किस प्रकार कारित की गई है। अपराध स्वयं बोल देता है कि वहां पे मारने का आशय था या नहीं था। इसे और बारीकी से समझने के लिए हमारे पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजमेंट हैं। इन दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है आपराधिक मानववध और हत्या के बीच में अंतर के लिए। पहला है पुरीचेल्रा नागराजू अक्का नागराजू रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो बेंच थी जस्टिस जीपी माथुर और जस्टिस आरवी रविंद्रन की थी। इसी केस का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया है। ये लेटेस्ट जजमेंट है 2021 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नागराजू केस का ही वर्णन किया है। ये केस है मोहम्मद रफीक आका कल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। बेंच थी जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मिसेस त्रिवेदी की। आइए केस देखते हैं। विचार जिन पर अदालतों को तुलना करनी चाहिए यह समझने में कि क्या कोई कृत्य हत्या के रूप में दंडनीय है या आपराधिक मानववध अर्थात गैर इरादतन हत्या। पुलीचेल्रा नागराजू अक्का नागराजू रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश में रेखांकित किया गया। इस अदालत ने देखा, इसलिए अदालत को सावधानी और सावधानी के साथ साथ इरादे के निर्णायक सवाल का फैसला करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे यह तय होगा कि मामला धारा 302 के तहत आता है या नहीं, या 304 भाग 1 या 304 भाग 2। कई छोटे या महत्वहीन मामले, एक फल का तोड़ना, मवेशियों का भटकना, बच्चों का झगड़ा, अर्थात आप किसी के गार्डन में घुस जाएं और फल तोड़ लें, उसके ऊपर से भी झगड़ा हो जाता है और वहां पर मृत्यु कारित कर दी जाती है। अगला है मवेशियों का भटकना। मवेशियों का मतलब होता है जानवर। जैसे कि आपके पास एक गाय है, अब वो आपके पड़ोसी के खेत में चली गई, उसके खेत में कुछ सब्जियां लगी थी, गाय वो सब्जियां खा गई, तो इसके ऊपर से भी विवाद हो जाता है और वहां पे मृत्यु कारित कर दी जाती है। या फिर बच्चों का झगड़ा, बच्चों के झगड़े हो जाते हैं, वहां पर भी क्या है, मृत्यु हो जाती है। या फिर एक अशिष्ट शब्द का उच्चारण अर्थात गाली गलौज पर भी मृत्यु कारित कर दी जाती है। या फिर यहां तक कि एक आपत्तिजनक नजर का परिणाम भी हो सकता है। आपत्तिजनक नजर अर्थात एक लड़की खड़ी है, अब एक व्यक्ति उसे क्या है, घूरे जा रहा है, अब उसका हस्बैंड आता है, वो देख लेता है कि मेरी वाइफ तो घूर रहा है, आओ देखा ना ताओ, आके दिया उसको, वो भाई ने पट गया बेचारा। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर से भी क्या है, मृत्यु कारित कर दी जाती हैं, जिससे लोगों की मौत हो सकती है और सामूहिक संघर्ष हो सकता है
ऐसे मामलों में बदला, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं। मतलब कि जब ये स्थितियां होती हैं तो यहाँ पर कोई इरादा नहीं हो सकता कि मृत्यु कारित करनी है और कोई पूर्व चिंतन भी नहीं होता। ये तो क्या है, संयोग बस एकदम से उत्पन्न होने वाली स्थितियां हैं। वास्तव में अपराध भी नहीं हो सकता। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हत्या के ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अभियुक्त हत्या के दंड से बचने का प्रयास करता है। यह मामला सामने लाने का प्रयास करता है कि मृत्यु का कारण नहीं था। तो यह सुनिश्चित करना अदालतों का काम है कि हत्या के मामले धारा 302 के तहत दंडनीय हों, धारा 304 के भाग 1 और 2 के तहत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित नहीं होते। अर्थात जब पूरे केस की सुनवाई हो जाती है और वहां पर हर प्रकार से साबित हो रहा है पूरी संभावना थी और उस संभावना से प्रकट होता है कि इसका आशय मारने का ही था, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट इसको धारा 302 के तहत ही पनिश करेगी। अर्थात कोर्ट उसको परिवर्तित नहीं कर सकती कि चलो यार जान दो 304 में सजा कर दो, नहीं, 302 के तहत ही दंडित करना पड़ेगा। यह गैर इरादतन हत्या के मामले को धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या माना जाता है। तो मौत का कारण बनने का इरादा आमतौर पर अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से इकट्ठा किया जा सकता है। मतलब कि कोर्ट को इन परिस्थितियों को देखना है। यदि ये परिस्थितियां मिल रही हैं, इनमें से कुछ मिल रही हैं, तो ही हत्या मानी जाएगी, नहीं तो आपराधिक मानववध अर्थात गैर इरादतन हत्या माना जाएगा। जैसे कि पहला, प्रयुक्त हथियार की प्रकृति अर्थात मृत्यु कारित करते समय किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था। रॉड थी, सरिया था, डंडा था, चाकू था या गन थी या पिस्टल थी, किस प्रकार का हथियार था। दूसरा, क्या हथियार आरोपी के पास था या उसे मौके से उठाया गया था। अर्थात हथियार जो जब्त किया गया, भले ही उनमें से कोई सा भी हथियार हो, वह आरोपी जहां था उसके पास से जब्त किया गया या फिर वो मौके से अर्थात घटना स्थल से उठाया गया था। तीसरा, क्या वार शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर लक्षित है, किसी खास नाजुक हिस्से को टारगेट किया गया था क्या, जिससे पूरी संभावना होती कि व्यक्ति मर जाता। फोर्थ है, चोट पहुंचाने में लगाए गए बल की मात्रा, मतलब कितना फोर्स उस व्यक्ति को मारने के लिए उपयोग किया गया। एक व्यक्ति की खोपड़ी अर्थात सर को फ्रैक्चर करने के लिए 16 पाउंड अर्थात 73 न्यूटन का फोर्स लगाना होता है, जब जाके एक सामान्य व्यक्ति के सर में क्या है, फ्रैक्चर आता है। तो कोर्ट ये भी देखती है कि कितना फोर्स लगाया गया व्यक्ति को मारने के लिए, क्या वो चोट प्राण घातक थी। तो फिर वहां पर कोर्ट यही मानेगी कि चोट इतनी प्राण घातक थी कि पूरी संभावना थी कि व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाती। अब अगला कोर्ट क्या देखेगी कि मृत्यु कारित की गई तो अचानक झगड़े से की गई, लड़ाई हो गई अचानक एकदम से, ये हो गया अपवाद धारा 300 का, यहां आ गया ये। अगला है, क्या घटना संयोग से हुई या कोई पूर्व चिंतन था। मतलब खड़े हैं तो एकदम से झगड़ा हो गया, फिर मृत्यु कारित हो गई वहां पर, या कोई पहले से प्लानिंग करके आया था, पूर्व चिंतन करके प्लानिंग करके कि वहां जाके मृत्यु कारित करना ही है। क्या कोई पूर्व शत्रुता थी या क्या मृतक कोई अजनबी था। फिर अपवाद आ गया धारा 300 का कि क्या कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन था, और यदि हां तो ऐसे उकसावे का कारण क्या था। क्या यह आवेश की तीव्रता में था, मतलब जोश में आ जाना एकदम से, तो एकदम से इतना जोश आवेश आ गया था जिसकी तीव्रता में किसी की मृत्यु कारित कर दी गई। तो ये जजमेंट में क्या है, अपवाद भी कवर कर दिए। अगला है, क्या चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया। मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किसी की मृत्यु कारित कर दी जाए, या किसी अन्य प्रकार का कोई लाभ उठाना चाहता था, या क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया। 11वां है, आरोपी ने एक ही बार वार किया या कई बार वार किया। यदि एक से ज्यादा वार किए गए थे तो पूरी संभावना है कि बचना उसका संभव ही नहीं था। उपरोक्त परिस्थितियों की सूची सुनिश्चित रूप से संपूर्ण नहीं है और अलग अलग मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जो आशय के सवाल पर प्रकाश डाल सकती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक न्यायाधीश को डिसाइड करना चाहिए कि हत्या है या आपराधिक मानववध है। जैसे इसमें अपवाद के 3 पॉइंट आ गए, इन 3 के साथ साथ इतनी चीजें भी कवर की हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि इन सभी बातों को देखना होगा, तब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपराधिक मानववध है या हत्या है। क्योंकि अपराध क्या है, स्वयं बोलता है, और कैसे बोलता है, संभावना के आधार पर कि व्यक्ति के बचने की संभावना थी या नहीं थी, भले ही वो मर गया हो। हत्या क्या है, गंभीर रूप है आपराधिक मानववध का। ऐसी क्षति कारित कर देना व्यक्ति के साथ कि सामान्य अनुक्रम में या पूरी संभावना हो कि वो मरेगा ही मरेगा,
लेकिन आपराधिक मानववध में क्या एक संभावना बनी रहती है। वो संभावना व्यक्त करती है कि व्यक्ति का आशय या ज्ञान ऐसा नहीं था कि वो मृत्यु कारित कर दे। तो होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। गलती से मर जाए तो आपराधिक मानववध, जानबूझकर मारा जाए तो हत्या। इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहां जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।